चलिए, महिला अत्याचार पे हम आते हैं। लगातार हम देखते हैं कि महिला अत्याचार हो रहे हैं। नरसिंहपुर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपराध बताया है कि ऐसे यदि अपराध होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको फांसी सजा दी जाएगी। तो आज अपने देश में ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिस पे आज मोदी जी ने उसका समस्या हल नहीं की हो। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी सीधी बात में आज हमारे बीच हैं श्रीमती इंजीनियर निशा सोनी जी। आप सिविल इंजीनियर हैं, हम उनका रेड अलर्ट पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक बड़ी बात बताना चाहेंगे कि आप जिलाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की। काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में रहा है, बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं और आपने ये संकल्प लिया था और संकल्प में कोई विकल्प ना तलाशते हुए आप आगे बढ़े और एक महिला होते हुए भी आपने इंजीनियरिंग की। और अभी एक बड़ी बात हमारे सामने निकल के आई कि आपने सिविल इंजीनियरिंग जो है अभी की है, 48 ईयर में आपको डिग्री प्राप्त हुई, तो वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। इससे ये एहसास होता है और हमें सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेहनत यदि हम करते हैं तो उसके हमें परिणाम मिलते हैं। तो ये चीज़ हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे कि आपका, पहले तो हम ये सब समझना चाहेंगे कि राजनीति की ओर अग्रसर हुए आखिर क्या वजह रही, क्योंकि क्या लाइन आपकी बिल्कुल अलग है। आपने पहले एजुकेशन में गए, एजुकेशन से आप इंजीनियरिंग लाइन में, इंजीनियर लाइन के बाद आप एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर आप राजनीति को कन्वर्ट हुए। क्या वजह रही इन सबके पीछे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो आपने पूछा कि राजनीति में कैसे आई, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने प्रोत्साहित किया था कि पढ़े लिखे लोग यदि आते हैं राजनीति में तो राजनीति का माहौल निश्चित रूप से अच्छा बनेगा, और अच्छा है। तो और ये मैंने महसूस भी किया कि राजनीति का माहौल बहुत अच्छा है और एक अच्छे अवसर हैं, महिलाओं को आगे आना चाहिए। और मैं भी आई और बस उनकी बातों को प्रेरित होकर मैंने फिर राजनीति में अपना कदम बढ़ाया। और आज जो कुछ भी है वो सब संगठन के सपोर्ट से, संगठन के प्रयासों से और सबके प्रयासों से मैं आज आप जिलाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की और बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। बड़ी जिम्मेदारियों की जब बात होती है तो एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है जी। हमें जानकारी है कि आपके जो पतिदेव हैं वो भी इंजीनियर हैं जी। बच्चे बच्ची भी हैं, तो उन परिस्थितियों में कैसे इन सब जिम्मेदारियों के निर्वहन कर लेते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड भी सिविल इंजीनियर हैं। उनका निश्चित रूप से बहुत ही मुझे सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है। और मोरल सपोर्ट काफ़ी होता है। जब परिवार सपोर्ट करता है तो हम किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार का बहुत सहयोग मिला है और मेरे बच्चियों ने भी बहुत सहयोग किया है। मेरी दोनों बेटियां इंजीनियरिंग लाइन में आई है। मेरी बड़ी बेटी बीटेक करके भी जॉब में आ गई है, छोटी बेटी बीआर कर रही है। तो एक अच्छा पृष्ठभूमि थी और पारिवारिक माहौल अच्छा था, मुझे सपोर्ट मिलता गया और मैं बस आगे बढ़ती गई। तो इसमें भी बहुत बड़ा ध्यान। चलिए, आपको बात बताते हैं कि मिठाई आपको मिल गई है लेकिन खाना नहीं है। बड़ी चर्चाएं हैं, आरक्षण, महिला आरक्षण जो है काफी लंबे समय से लंबित मामला था, चर्चाओं में था, सुर्खियों में था, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि शायद आपको जगत का सब कुछ मिल गया। ऐसा एक भाव आता है आत्मा में कि अधिकार के लिए जब कोई लड़ता है और उसकी जो उम्मीदें पूरी होती हैं, उसकी जो अभिलाषा है वो यदि पूरी होती तो बड़ी मुस्कुराहट, ये आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ये नजर आ रही है कि जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो। लेकिन एक बात जरूर है कि डिब्बा खोलना नहीं है, खा नहीं पाएंगे आप मिठाई। नहीं, सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जो महिला आरक्षण जो विधेयक काफ़ी वर्षों से जो पेंडिंग चल रहा था, इस पे काफ़ी दलों ने और काफ़ी लोगों ने इस पे प्रयास भी किया और लाने की कोशिश भी की, मगर हर बार कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां निकल आने की वजह से वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। और मगर आज हमारे सरकार ने, और हमारी सरकार तो क्या, हमारी सरकार के साथ में अन्य दलों के नेताओं ने भी इसका जो भरपूर सहयोग किया है, समर्थन दिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अन्य दलों के नेताओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन सभी ने हम मातृशक्तियों की विकास के लिए, उनके आगे के
राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और हर प्रकार के क्षेत्रों में विकास के लिए जो कदम उठाया है और जो प्रयास करके इस विधेयक को लागू किया है, इसके लिए सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उनका मैं हृदय से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। लेकिन विधेयक पास हुआ है जी, कानून बनेगा, कानून बन के 2029 में लागू होगा। यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि मीठे का डिब्बा हमने आपको दिया है लेकिन आप खा नहीं सकते। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए, संगठन सर्वशक्तिमान है, संगठन बहुत मजबूत है और हमारा संगठन जो है, हमें अपने संगठन पे और हमारे जो वरिष्ठ नेताओं पे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने मिठाई का डिब्बा दिखाया है तो अवश्य हमें उसका स्वाद भी चखने को मिलेगा और हो सकता है कि हमें इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ही इसका हमें परिणाम देखने मिल जाए। तो ये हमें बस पूरे नेतृत्व पे भरोसा है और हम सब इसी आशा से हम लोग इस बात में उत्साहित भी हैं और आज हम प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि माननीय मोदी जी ने, हमारे संगठन ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिसके लिए वो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन आपके शब्दों से जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों में और जो आपका एक कॉन्फिडेंस कहें, ये बता रहा है कि आपका ये कहना है कि कानून जब पास होगा तो होगा लेकिन हमें मिठाई के डिब्बा से मिठाई खाने मिलेगी। इसका मतलब तो सीधा ये हो जाता है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पार्टी 33% के हिसाब से ही अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, क्या कहें, ऐसा कुछ है? हो सकता है, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन जो सोचता है, यदि आज संगठन ने हमारे महिलाओं के प्रति ऐसा विचार किया कि उन्हें हम आरक्षण देंगे तो हो सकता है कि संगठन, जैसे अनेक ऐसे बड़े मुद्दे थे जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि वो सारे मुद्दे पूरे होंगे, तो आज अपने देश में ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसपे आज मोदी जी ने उसका समस्या हल नहीं की हो। तो ये भी एक मुद्दा था और उनकी नज़रों में, उनके दृष्टिकोण में यदि ऐसा लगता है कि वो इस बिल को अभी, इस विधेयक पे अभी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो वो तो कर सकते हैं। वो तो सर्वशक्तिमान है, संगठन सबको हर किसी के बारे में सोचता है। हो सकता है इसी के चुनाव में इसका परिणाम हमको देखने मिल जाए, तो हम लोग सब आसान्वित थे इस बात को लेकर। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बार बार हम महिला शक्ति को बधाई दे रहे हैं रेड अलर्ट परिवार की ओर से कि वास्तव में एक बहुत बड़ा काम आप लोगों के लिए हुआ है। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब एक गति मिलेगी, विकास में महिलाओं की भी जो भागीदारी बढ़ेगी, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनका भी मनोबल इससे बढ़ेगा और हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो परंपरा चली आ रही है उसको भी आगे बढ़ा के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम कि देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है जी। वैसे तो युवा युवती दोनों की हम यदि बात करते हैं तो नरसिंहपुर जिले को यदि हम लेकर चलते हैं तो जिले में उद्योग बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आते। मतलब यहाँ पर विकास हुआ है, ये नहीं कह रहा हूँ विकास नहीं हुआ, लेकिन परंपरागत विकास हुआ है। जो विकास बच्चों के रोजगार को, बच्चों को स्थापित करने के लिए होना चाहिए, उनकी स्थापना नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? आप लोग किस हिसाब से अब सामने निकल के आए, क्योंकि अब तो आप सब कहेंगे सर्वशक्तिमान मोदी जी के बाद अब आप लोग महिलाएं सर्वशक्तिमान हो गई। निश्चित रूप से विकास की यदि अपन वो करते हैं, परिभाषा देते हैं तो जो बेसिक जो प्राथमिकताएं थी इस जिले के लिए, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, सड़कों पे काम किया है, हमारे जो बेसिक जी नीड होती है उस पे काम किया है हमारी सरकार ने। और अब हमारा एक यही मुद्दा है कि यही एक है जिस मुद्दे पे काम करना है सरकार को, और हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा भी है कि आगामी समय में यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले में उद्योग की स्थापना भी होगी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, लेकिन उद्योग की स्थापना करते हुए और बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलेगा। और हमारे जिले के जो युवक जो अन्य जिलों में जो जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बेटा बेटियां, उन पे अवश्य रोक लगेगी, ऐसी हमारी उम्मीद भी है और हमारी ऐसी संभावना। और हम ये दावे से कह भी सकते हैं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर ठोस कदम उठाएगी। चलिए, महिला अत्याचार पे हम आते हैं। लगातार हम देखते हैं कि महिला अत्याचार हो रहे हैं। नरसिंहपुर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं कि नाबालिग बच्चियां जो हैं उनके साथ दुष्कर्म की वारदातें हो जाती हैं और बड़ी विकट परिस्थितियों में बच्चियों की हत्या के प्रकरण भी आए हैं। बड़ा दुखद ये समाचार रहते हैं, हम लोग जब बनाते हैं तभी बड़े दुखी होते हैं। और लेकिन विचारधारा को कोई किसी की रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए नारी शक्ति नरसिंहपुर में, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा और बड़ा संगठन जिले में काम कर रहा है, तो इसके लिए आपने क्या और ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसे कैसी आगे रणनीति तैयार की इसमें इससे भी हम बच्चे बच्चियों को बचा सकें?
बिल्कुल, जो आपने प्रश्न उठाया है कि ये बहुत बहुत अति संवेदनशील प्रश्न है और इसके प्रति हम सभी की बहुत संवेदना होती है और ये ऐसा मामला होता है कि इस मामले में दलगत नीति से उठ के हम लोग काम करते हैं। आपको एक बात संज्ञान में लाती हूँ कि राजनीति से अलग हट के हमारा भी एक ग्रुप है जो हम संगठन चलाते हैं नरसिंहपुर महिला ब्रिगेड के नाम से, और ये महिला ब्रिगेड हमेशा ही ऐसी पीड़ित महिलाओं के बच्चों के साथ में हमेशा काम सपोर्ट करती है, उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और हमारी सरकार भी इसको लेके बहुत ही सजग है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तो इसको बर्दाश्त से बाहर का एक अपराध बताया है कि ऐसे यदि अपराध होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको फांसी की सजा। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने फांसी की सजा का प्रावधान दिया कि यदि महिला 12 वर्ष से कम यदि आयु की महिला बच्ची के साथ यदि कुछ अनाचार होता है तो उसको फांसी की सजा पर्याप्त सबूतों के साथ यदि वो गुनाहगार साबित होता है तो उसको पर्याप्त फांसी सजा दी जाएगी। तो हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है और हम महिला होने के नाते हम सभी बहुत ही मजबूती के साथ ऐसी अत्याचार के खिलाफ खड़े रहते हैं कि जहाँ भी कहीं ऐसी कुछ अत्याचार होते हैं और पुलिस प्रशासन भी इस पे बहुत योगी जी ने तो स्पष्ट कह दिया बिल्कुल कि यदि बच्चियों को छेड़ोगे तो इस चौराहे पे छोड़ोगे, उस चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। क्या कहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। और आज की स्थिति सच में, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि यूपी की जो का माहौल था बहुत ही गुंडागर्द और दहशत का माहौल था। आज वहाँ पर रात के 12 बजे भी यदि महिलाएं निकलती हैं घरों से तो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। तो ये माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो दृढ़ निश्चय और उनके जो कठोर निर्णय की वजह से ये संभव हुआ है और आज यूपी का माहौल बहुत सुधरा हुआ है। और सच में जो महिलाओं के प्रति जो उन्होंने कदम उठाए हैं इसको लेकर महिलाएं बहुत आश्वस्त हैं और वहाँ का शिक्षा का स्तर भी बहुत इस प्रकार से बढ़ा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है लगातार, जब सर्वे हो रहा है, सर्वे रिपोर्ट में हालात ठीक नहीं आ रहे। उन परिस्थितियों में यदि हम बात करते हैं तो अब आप बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने वाली है, तो इन सब परिस्थितियों को यदि हम आकलन करते हैं तो ऐसा कुछ था तो फिर लाडली आवास योजना ये लॉलीपॉप देकर ही सरकार बनाने की कवायद चालू, क्या कहेंगे? नहीं, ये लॉलीपॉप जैसा कुछ नहीं है क्योंकि सरकार की अपनी नीतियां होती हैं कि हम हर वर्ग को के कुछ विशेष है उनके लिए सहूलियत प्रदान करें, कुछ उनके लिए कुछ नया नवाचार करें। तो ये नवाचार के अंतर्गत आया है कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई है बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कि महिलाएं जो छोटे छोटे कामों के लिए जो अपने परिवार पे या अपने पति पे निर्भर रहती थी, तो ये छोटी सी सौगात है। देखिए इससे कोई उनका ऐसा उद्देश्य नहीं कि उनको लॉलीपॉप दिया गया, मगर एक छोटी छोटी सहायता है, आर्थिक सहायता दी गई है ताकि वो अपने छोटे छोटे जरूरतों को पूरा कर सकें। प्रदेश पे 4,00,000 करोड़ का कर्ज बढ़ते चला जा रहा है जी। और हम लॉलीपॉप देते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें सत्ता चाहिए, हमें सरकार बनाना है हर हाल में। तो क्या कहेंगे इसके दुष्परिणाम आने वाली युवा पीढ़ी को तो मिलेगा ना कहीं यदि हम कर्ज पे कर्ज करते जाएंगे तो कैसे हम देश के विकास को मजबूत करेंगे? नहीं, ये सरकारी ये जो सरकार का एक आर्थिक ढांचा होता है जिसके तहत वो कार्य करती है और उसके बाद भी एक नीतियां होती हैं और उन नीतियों पे सर्वे करने के बाद ही जो भी योजनाएं लागू होती हैं वो पूरी नीतियों को सर्वे करने के बाद ही निकलते हैं। तो इसमें जो हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं पूरा विवेचना करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, इसके बाद ही कोई योजना लागू करते हैं। इस पर ऐसा कोई आर्थिक बोझ तो मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई आर्थिक बोझ आने वाला है और इसके लिए भी कोई ना कोई तोड़ निकाला है सरकार ने, तो आने वाले समय में जरूर। तो आप कॉन्फिडेंस में है कि सरकार आप बन रही फिर से? आप बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आखिर कैसे? क्योंकि जनता का रुझान जो समर्थन जो मिल रहा है, जिस तरह से हमारी लाडली बहनों की तरफ से जो रुझान मिल रहा है और निश्चित रूप से विकास हुआ है, विकास दिख रहा है। यदि हम देखा जाए तो आज हमारे नरसिंहपुर का कोई ऐसा गांव नहीं जो जहाँ तक पक्की से सड़कें नहीं बनी हैं, तो इस प्रकार से विकास दिखाई पड़ रहा है। आज हम बिजली जो हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, आज से 15 साल 20 साल पहले हमें वो समय याद है कि जब दिन में या 24 घंटे में मुश्किल से 8 घंटे या 10 घंटे ही बिजली मिलती थी, तो वही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें इतनी अच्छी हुई हैं, तो विकास तो दिख रहा है। कहते हैं खामोशी के बाद सुनामी आती है, मतदाता खामोश है जी। लगातार मीडिया सर्वे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्टों में भी कहीं ना कहीं स्थितियाँ ठीक नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या लगता है कि सुनामी आकर बदलाव लाएगी या आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर विराजित होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता पे आएगी और मतदाता पूरी तरह से संतुष्ट है उनके कार्यों से और आगे भी जनहितैषी कार्यों को देखते हुए
जनता हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता हमें भी सपोर्ट करेगी और हमारी ही सरकार आएगी। तो ये मान के चले कि खामोशी का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाया। कहते हैं ना, खामोशी सुनामी लाती है। जी। खामोशी होती है, जब मौन होता है व्यक्ति तो बड़ा बाद में जो उसके परिणाम होते हैं वो दूसरे प्रकार के मिलते हैं। मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस कहता है कि कोई कितना मौन रहे या खामोश रहे, सरकार आप ही बनाएंगे। नहीं, सरकार तो हम ही बनाएंगे। और सरकार हमको जिस तरह से हमने काम किया है ना, ये हम सिर्फ ऐसे कागजी बात पे नहीं कर रहे हैं, हमने इसको जो कामों को धरातल पर उतारा भी है। तो जो काम यदि किया है तो हम दावे से कह सकते हैं कि सरकार हमारी आएगी, क्योंकि हमने इस तरह से उनको इतना ज़्यादा विकास और इतना ज़्यादा काम करके दिया है, तो निश्चित रूप से जनता हमको सपोर्ट करेगी। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं लॉलीपॉप जो है, जो लाडली बहना योजना है, क्योंकि देखिए एक ठीक है, एक तात्कालिक इससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन भावी परिणाम कहीं ना कहीं नुकसान, क्योंकि यदि इससे अच्छा है कि हम जो रेवड़ी बांट रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम व्यापार बढ़ाते, तो मुझे लगता है इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि रोजगार प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाता और बेरोजगार योग्य युवती ना होते, बच्चियां बेटे और हम सब के बाद यदि रोजगार की व्यवस्थाएं पर्याप्त होती, तो मुझे लगता है कि ये फ्री का जो कल्चर है, फ्री की रेवड़ी बांटने वाली जो परिस्थिति, वो निर्मित नहीं होती। इससे आप कितना देखिए, जो परिस्थितियां थी आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले से जो परिस्थितियां बनी हुई थी, महिलाओं की जो स्थिति थी उस पर उनको यदि आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया है, तो उसको लेके यदि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो अब आगे अपने विकास के लिए, अपने खुद के लिए भी काम करेंगी और आगे अपने बच्चों और परिवार पे के शिक्षा पे भी काम करेंगी। जब यदि बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से आगे और चूंकि हमारी सरकार का अगला यही कदम है, अगला मुद्दा यही है कि हमें रोजगार उपलब्ध कराना है, तो हमें मतलब इसको एक बहुत प्राथमिकता रूप से हमारी सरकार इसको लागू भी करेगी और निश्चित रूप से हर युवाओं को और युवतियों को अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए, हमारे साथ थी इंजीनियर श्रीमती निशा सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं आप, महिला मोर्चा की। बेबाक शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने सरकार की एक निष्ठावान सेवक के रूप में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि सरकार भी वही बना रही है, और अब जो अगला कदम है वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति उत्थान तो है ही, और बेरोजगार जो हमारे पलायन कर रहे हैं उनको रोजगार दिलाना भी कहीं ना कहीं पार्टी का अब मकसद बन के चलेगा। और वो भी इस बात को लेकर अपने सभी उच्च पदाधिकारी हो, चाहे वो सत्ते में हो चाहे संगठन में, उनको लेकर ये बोलें कि हमारे क्षेत्र में अब जो है कहीं ना कहीं उद्योगों का जो माया जाल है, उद्योगों का जो जैसे सड़कें बनी हैं,